वीडियो के माध्यम से भी सपोर्ट करते हैं। तो आज हमारे गेस्ट हैं और आज इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो संघर्ष से शिखर तक लोगों की जीवनी को बताता है। और आज इनसे प्रभावित होकर काफ़ी सारे नए लोग, जो नए बच्चे जो आज एडवोकेट बनना चाहते हैं, इस डिग्री को लेना चाहते हैं, क्या क्या इसके अंदर लूप होल्स हैं, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट पर आज हम बात करने वाले हैं। तो अगेन स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच राहुल जी, मुझे इन्विटेशन के लिए और इतनी तारीफ़ करने के लिए थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं अराफत सर आपकी जर्नी से, कि आपका कब दिल्ली आना हुआ, कब आपने इस पेशे की शुरुआत की और आज आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, ऑब्वियसली जर्नी जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी रही वो काफ़ी लंबी फ़िलहाल रही और अभी चल ही रही है। और ये जो संघर्ष है या स्ट्रगल है वो एक इंसान की ज़िंदगी में चलता रहता है। मैंने ही बहुत स्ट्रगल करा। एक यूपी का एक लड़का जो दिल्ली में आके रह रहा है और किसी मुकाम पे है, वो बहुत मुश्किल सफ़र रहा, बट बहुत अच्छा भी रहा। बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत चीज़ें अच्छी रही, बहुत चीज़ें ख़राब रही। तो मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट होता है 2007 से, जब मैंने सबसे पहले मैंने इंजीनियरिंग करी। मैं बीटेक ग्रेजुएट रहा, मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इंजीनियरिंग करी। 2011 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद एक जो 20 साल का 21 साल का लड़का होता है, वो इतने बड़े शहर में आने के बाद, यूपी से आने के बाद, वो बस देखता रहा चीज़ें, यहाँ की भाग दौड़ और संघर्ष, बहुत सारा स्ट्रगल देखा, किसी तरीके से सर्वाइव करा। और उसके बाद मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करी, छोटी सी जॉब शुरू करी। जॉब के बाद वो जब थोड़ा स्टेबल हुई तो फिर हमने बिज़नेस करे और बहुत कुछ अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। मतलब मॉनेटरी वाइज अगर पैसे को देखा जाए तो सब कुछ अच्छा रहा, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में कि वो मेरा बिज़नेस किसी वजह से मतलब अप एंड डाउन तो होता रहता है, तो वो अनस्टेबल हो गया। तो मुझे लगा नहीं यार, मतलब मेरे पापा हमेशा कहते थे कि कुछ भी करो बेटा, पर पढ़ाई हमेशा करते रहना। वो थोड़ा कम पढ़े थे बट वो बहुत अच्छी ऑफिसर थे, बट वो हमेशा पढ़ने में बहुत ज़ोर देते थे। और मैं अभी जितने भी यंग लोग हैं ये देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, पढ़ाई हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से आपकी मेंटालिटी चेंज होती है, पढ़ने से आपका रहने का तरीका बदलता है। और जितना आप पढ़ सकें, जितनी आप डिग्री हासिल कर सकें या प्रोफेशनल स्किल्स हासिल कर सकें, वो आप करते रहें। तो फिर मैंने बीटेक करने के बाद मैंने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। मैंने एमबीए करा इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग से। और उसके बाद वो मैंने एमबीए की डिग्री कंप्लीट करी, बीटेक, फिर एमबीए करा। फिर मैं काफ़ी टाइम बाहर भी रहा इंडिया से। मैं बाहर की बहुत सारी कंपनीज़ को बिज़नेस कंसल्टिंग करता रहा, मोटिवेशनल मतलब स्पीकिंग करता हूँ और बच्चों को, तो ये सब करता रहा। उसके साथ साथ पढ़ाई मेरी हमेशा चलती रही और प्रोफेशनल लाइफ के साथ फिर मैंने DU से तेग बहादुर खालसा कॉलेज से मैंने फ्रेंच में सर्टिफिकेशन करा, लैंग्वेज कोर्स। फिर मैंने फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट और क्रिमिनल साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया। और उसके बाद मैंने ये सब चल रहा था। और फिर मैं वापस जाता हूँ, अभी मैं लॉ, ये सब अभी आप सोच रहे होगे कि मैं फिर वकील कैसे बन गया। करेक्ट। तो उसके बाद मैं जब मैं बीटेक करने के बाद जब मैं जॉब और बिज़नेस कर रहा था, तो बेसिकली मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहा था। तो जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम मैं लॉज पढ़ने शुरू करा। मैं अंदर जब घुसता गया किताबों में, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये जो कानून है या जो फील्ड है। और ये एक ऐसी फील्ड थी, यह एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप रह के पैसे भी कमा सकते हो और आप समाज की अगर सेवा करना चाहो, जो अगर आप बोला जाए जो दबे कुचले या निचले वर्ग के लोग हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है या अन्याय हो रहा है, उनको आप एटलीस्ट रिप्रेजेंट करके उनको आप न्याय दिला सकते हो। और किसी प्रोफेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मतलब कंपेरेटिव टू मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस। तो फिर वो बैक ऑफ माइंड मेरे चलता रहता था, लॉ का इंटरेस्ट ऐसा है। तो फिर मैंने कहा कि चलो क्योंकि पैसे तो मैं ठीक कमा रहा था, ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मैंने लॉ करा। जब मैं लॉ कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे लॉ में इंटरेस्ट बहुत था। मतलब ऐसा बहुत सारे लोग सिर्फ करियर चूज़ करते हैं लॉ करने के लिए या वकील बनने के लिए कि उनको कुछ करियर बनना है, बट मेरा करियर ऑलरेडी सेट था। मैं तो बस अपने आउट ऑफ इंटरेस्ट मैं कर रहा था, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इन सब चीज़ों में। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। एज ए प्रोफेशनल होने के बाद मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और मेरा एक ही एम था कि जब मैं लॉ कंप्लीट करूँगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करूँगा।
तो मेरा कोई और ऐसा नहीं था कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या वहाँ जाऊँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैं ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पैन इंडिया में लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, और मॉनिटरी वाइज मैं जो मुझे लाइफ स्टाइल मुझे क्या कहते हैं मेंटेन करनी है, मैं वहाँ से थोड़ा कंपेरेटिव टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और वहाँ से मैं ईजिली कर सकता हूँ। तो फिर मैं लॉ में गया, फिर लॉ जाने के बाद मैं प्रैक्टिस अच्छी कर रहा था, चीज़ों को जो चीज़ें मैं चाह रहा था उसी प्लान से होती गई। तो उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आया, मैंने कहा नहीं और लोगों तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए, तो फिर मैंने कुछ वीडियोस बनाने शुरू करे, फ्री टिप्स देनी शुरू करी बेसिक लॉज पे जो हमारे बहुत सारे उनको नहीं पता है, जनता को या पब्लिक को। और मैं चाहता हूं कि ये चीज़ें जो बेसिक लॉज हैं, बहुत सारे बेसिक लॉज हैं, अगर वो अगर बच्चों को या सारे इंसान को सीखना, ये उनका राइट है, उनको सिखाना चाहिए। इवन अगर स्कूल लेवल पे ये बेसिक लॉ डाला जाए जो करिकुलम में नहीं है, कि अगर ये बात मेरी किसी तक पहुंच रही हो, ऐसे मतलब हायर अथॉरिटी तक, कि वो बेसिक लॉ में मतलब बेसिक एजुकेशन में कुछ बेसिक लॉज डालें जो बच्चों को एटलीस्ट आना चाहिए, जो डे टू डे बेसिस पे लोग फेस करते हैं। तो वो बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं। तो उसके बाद और उसके बाद तो मैं संघर्ष तो करता ही हुआ आ रहा था, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप लॉ करते हैं, जो बहुत कॉमन भी हो और बहुत हद तक सही भी है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होता है वो बहुत मुश्किलों से गुजरता है। तो एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर मैंने बहुत संघर्ष करा, अब कि कैसे अभी कहाँ जाऊँगा, कैसे करूँगा, कौन मतलब ऑब्वियसली सबको गॉडफादर चाहिए होता है, ये मेरे लिए बिल्कुल नई फील्ड थी। या जो भी नए बच्चे हैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर आते हैं, वो कुछ दिन तक पैसे नहीं कमा पाते हैं, उनको केसेस नहीं मिलते हैं, बहुत उनको मेंटल हैरेसमेंट होता है और वो छोड़ देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन सारे यंग बच्चों से, स्टूडेंट से, कि अगर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, कि आप हार नहीं माने, आप मेहनत करते रहें, क्योंकि इस फील्ड में ऑब्वियसली पैसा बहुत पैसा है, बस कुछ टाइम आपको देना है। फिर मैं आया, फिर मुझे मेरे कुछ मेंटर मिले जिनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मिस्टर सदाशिव गुप्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, उनको मैं अपना मेंटोर मानता हूँ। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प, इवन हम लोग साथ में अभी भी काम करते हैं, और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट। मुझे मिस्टर सचिन पुरी, सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने मुझे क्या कहते हैं बहुत हेल्प करी। तो ऐसे लोग मिले, अच्छे लोग, जो मुझे इन चीज़ों में मदद करते हुए आए, और उसके बाद सिलसिला चला। और आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, वो मतलब मेहनत, संघर्ष, लोगों का साथ, और अपनी एजुकेशन जो मेरे पिताजी ने, मेरे फादर साहब ने सिखाई थी कि पढ़ते रहो, तो पढ़ता रहा मैं। इवन अभी अब तो ये पेशा ही ऐसा है कि आपको रोज डेली पढ़ता ही रहना पड़ेगा, तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऐसे रहा सफ़र, ठीक चल रहा है। पढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे तो आप बढ़ते रहेंगे आगे। ठीक है, आप शॉर्टकट तरीकों से आज के ज़माने में पैसे कमा सकते हैं, बट वो 100 में से 1 या 2 लोग, लेकिन वो टिकता नहीं है। फिर वो टिकता नहीं है, टिकता भी है, चलिए उस बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हाँ, जिनके पास गलती से पैसा आ जाता है। ठीक है, और वही एजुकेशन है, तो आप एजुकेशन से अपनी मेंटालिटी, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, जो आपके पर्सनालिटी में दिखता है, तो आपको वो बहुत ज़रूरी। और मेरा हमेशा से मतलब मुझे अभी भी लगता है कि मुझे आज की डेट में भी मैं सोचता हूँ कि मैं क्रिमिनल में PhD कर लूँ, और मैं रोज़ प्लान करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ यार मैं ऑलरेडी इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं PhD करके क्या कहते हैं, तो अगर मैंने PhD कर ली तो मैं ऐसा आदमी हो जाऊँगा जो डॉक्टर भी है, जो इंजीनियर भी है, और जो वकील भी है। शानदार। ठीक है, तो बढ़िया इंटरेस्टिंग रही सर आपकी जर्नी, काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरते हुए आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं। और सर एक लाइन सुनी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने सोशल मीडिया पर भी सुने हैं, मीम्स भी सुनी हैं, कि वकीलों से और पुलिस वालों से बचकर रहना चाहिए। ये इसका मतलब थोड़ा समझाइए, क्योंकि आप वकील हैं, इसका सही जवाब आप ही दे पाएंगे। देखिए, इसमें मैं यही बोलूँगा कि हाँ ठीक है, ये लाइन लोग इसलिए भी बोलते हैं कि वकीलों के पास जब आप आते हैं तो बहुत क्योंकि जुडिशरी या आप जब जस्टिस जो सिस्टम है इंडिया का, वो बहुत महंगा है। तो जब आप आएंगे अपने जस्टिस के लिए तो आपके बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत महंगे लॉयर्स हैं, या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाएँ तो अगर एक साधारण आदमी है जो 10,000 महीने का कमा रहा है, तो वो अगर किसी केस में फंस जाता है
तो उसको ऑब्वियसली न्याय पाने के लिए क्या कहते हैं पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए लोग ऐसा कहते हैं कि वकीलों और पुलिस से दूर रहें, बट वकील के पास तो देखिए आप तभी आते हैं जब आप किसी मजबूरी में होते हैं। वकील तो एक आखिरी ऑप्शन है। पुलिस का तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, उनसे दूर ही रहें और वो क्योंकि आप मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट आप लोग दूर रहें। तो ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन और सर, कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको न्याय मिलना मुश्किल होता है, ऐसा भी सुना है। वो भी शायद यही रीज़न है कि वहाँ पर बहुत पैसा लगता है। देखिए, न्याय व्यवस्था जो अपने इस देश की है वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, बट न्याय व्यवस्था का ड्रॉबैक ये है कि वो बहुत महंगी है। अगर एक कॉमन आदमी है जो क्या कहते हैं, जो जस्टिस या जो न्याय चाह रहा है, उसको अपने बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो कंपैरेटिव टू अमीर और गरीब, देखिए लॉ तो सबके लिए, देश का कानून बराबर है, पर अगर आपको पैसे खर्च करने के लिए न्याय चाहिए तो जो गरीब आदमी है उसको पैसे खर्च करना उसके लिए बहुत मुश्किल, उसकी डेली बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। तो इसलिए गरीबों को न्याय मिलना, अगर मैं ऐसे बोलूँ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी और कंपैरेटिव टू अमीर लोग, तो वो थोड़ा मुश्किल है। मतलब सीधा मैसेज ये है कि कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, मैं तो हर सबको यही बोलता हूँ। मेरे पास क्लाइंट भी आते हैं, हाँ। जब तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप कोशिश करें कि इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, या जो भी सुन रहा है, मैं जो भी कोर्ट केस में जाना चाहता है या करना चाहता है, या किसी की भी कुछ आपस में कुछ भी विवाद चल रहा है या डिस्प्यूट है, तो वो कोशिश करें कि आपस में निपटा लें, पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी ना जाए, क्योंकि फिर आपको पता है कि लोग यही कहेंगे कि पुलिस और वकील से दूर रहें। तो आप कोशिश करें कि कोर्ट कचहरी ना ही आए, तो बेहतर है। थोड़ी न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका की भी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। ऑलरेडी बहुत पेंडिंग केसेस हैं। सर, क्या वकील बनने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो सकता है, या कुछ वकील ऐसे भी होते हैं जो समाज सेवा भी करते हैं, या कुछ वकील ऐसे भी होते हैं जो कुछ लोगों के केस 10% या उन्होंने लिख रखा है कि हम गरीबों के केस को फ्री लड़ेंगे, मतलब क्या मानना है आपका? देखिए, बहुत ये देखिए, पैसा तो सबको चाहिए, वो तो एक अल्टीमेट ट्रुथ है। और जो भी आदमी कोई भी काम करता है पैसे के लिए करता है, तो पैसे तो सर्वाइव करने सबको चाहिए। पर हाँ, वकील, बहुत सारे वकील हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं लूँगा, बट जो फ्री में लोगों का काम कर रहे हैं, जो एनजीओ के साथ जुड़े हैं। इवन हमारी दिल्ली की जो बार काउंसिल है, वो गरीबों को फ्री, हर कोर्ट में एक व्यवस्था है, आप जाएं और आपको फ्री में लॉयर मिलेगा। तो वो वकील जो हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, वो फ्री में ही अपना टाइम और पैसा, वो मतलब अपना टाइम और एफर्ट्स दे रहे हैं। इवन मैं हूँ, या और बहुत सारे लोग हैं जो मैं हूँ, या मैं भी ऐसा करता हूँ कि रेप विक्टिम्स या जो रेप के विक्टिम्स हैं, उनके केसेस में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ता हूँ। और दो वो रेप केस जेन्युइन होने चाहिए, क्योंकि आजकल फेक केसेस भी बहुत आते हैं, स्पेशली रेप के। और बहुत सारे लोग हैं जो सेवा भी करना चाहते हैं। बट इसमें फिर यही बात है कि इस फील्ड में बहुत, अगर आप एक नॉलेजेबल वकील हैं, आपकी पकड़ कानून पे अच्छी है, तो पैसे की आपको इस फील्ड में कभी कोई कमी नहीं होगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर, कि वकील क्या जज से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं या कमाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। देखिए, अगर पैसे की बात करें, सिर्फ मॉनेटरी बात करें, तो मतलब ये बहुत इजी है एक वकील के लिए। जज जितना एक महीने में कमाता है, कोई भी जज हो, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट ऊपर तक की बात कर रहा हूँ, उतना वो एक दिन में कमा सकता है। और कमाते हैं उसका 3 गुना ज़्यादा एक दिन में लोग कमाते हैं, जिनको मैं भी जानता हूँ। मतलब ऐसे वकील भी हैं जो एक दिन का 10-10, 20-20 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं। 10-20 लाख इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ऐसे लोग भी हैं जो पर डे 1-1 करोड़ और 50-50 लाख रुपए कमाते हैं, इसी मेरे मतलब हमारे उठने बैठने वाले सर्किल में। तो क्योंकि एक वकील किसी भी गवर्नमेंट, नॉट हम उसको जज से तो कंपेयर करें, ठीक है, बट वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, और कैपेबिलिटीज़ है, और लोग कमाते भी हैं। और बहुत वकील बेचारे ऐसे भी हैं जो सर्वाइव मुश्किल से सर्वाइव भी कर पा रहे हैं, जिनका दिन का 500 रुपये भी कमाई नहीं हो पा रही है। तो हर तरीके के लोग हैं इसमें, तो ऐसा नहीं कि सभी उतना कमा रहे हैं। मेजॉरिटी है जो कुछ परसेंट लोग होते हैं ऊपर के टॉप, या किसी भी कोर्ट में, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर ऊपर तक आए, ऊपर के कुछ 10% तो लोग ऐसे हैं जो दे आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यू कांट इवन इमेजिन। हर इंडस्ट्री का यही हाल है फिर तो, क्योंकि सब लोग
डॉक्टर बनने के बाद भी करोड़ों रुपए नहीं कमा पाते, और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो एक एक दिन के अंदर लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। ऑब्वियसली कुछ डांसर्स होते हैं जो बड़े फेमस हो जाते हैं, कुछ एक्टर हैं जो एक एक दिन का चार्ज बड़ा 200 करोड़ एक एक मूवी का लेते हैं। अभी आप बड़े एक्टर्स जो हैं हमारे इंडिया के जो टॉप 5 हैं वो 100 करोड़ 200 करोड़ एक मूवी का चार्ज कर रहे हैं। करेक्ट। और कुछ मूवीज हैं जो 10 ही करोड़ के पूरे बजट में बन जा रही हैं। तो वो हर इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री के तो आपकी स्किल्स को भी आपको उसको अपने उसको मैच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आगे किसी को भी 10 लाख पर हेयरिंग का दे देगा। या हमारे देश के बहुत टॉप वकील हैं, इनका आप भी सुनते होंगे, वो 15-20 लाख हेयरिंग के लेते हैं। वो ऑब्वियसली लेते हैं एक ही के पेरेंट्स का, वो तो बट उनकी फिर वो पकड़ है कानून पे। उन्होंने खुद को बनाया ऐसा, उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल से जाके आज वहाँ पहुँचे हैं। वो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आप उठकर आ गए और अब आप बोलने लगे मेरी 10 लाख रुपए फीस है। आपको एक स्टेप है, उसको चढ़ते जाना, एक ग्रेड श्रेणी में आपको आने के लिए आपको नीचे से ही आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज लॉ करा या आज आपने वकालत ज्वाइन करी और आप 10 लाख या 5 लाख या इवन 50,000 फीस मांगना। बहुत सारे मतलब हैं लोग जो एक केसेस के कोई एक वही सेम केस 5,000 10,000 में भी कर देता है, और वही कोई सेम केस आप लेकर जाएंगे तो उसके वो 2 लाख 5 लाख चार्ज करता है। तो हर तरीके के लोग देने वाले भी हैं और करने वाले भी हैं। करेक्ट सर। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पर रील्स भी मैं देखता हूँ, कुछ लड़कियाँ लड़कों के ऊपर बहुत सारे केस के बारे में सुनने में आता है कि लड़की ने रेप केस लगा दिया, इस लड़की के साथ इसने गलत कर दिया। तो आपका क्या मानना है सर? आप तो वहाँ रहते हैं न्यायपालिका के पास आसपास ज़्यादा, तो क्या लगता है आपको कि ये जो केसेस होते हैं लड़कियाँ अपनी मर्जी से खुशी से लगाती हैं, या इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, या इसमें कितने % रेशो होता होगा सच्चाई, कितने % सच्चाई? देखिए सर, इसमें ऐसा है ना कि जैसे आज का माहौल है सर, ये बहुत मॉडर्न और बहुत खुला माहौल है। सारे समाज के लोग एक साथ उठते बैठते हैं, लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं रह गया, और बहुत ओपन है चीज़ें, फ़ोन है, इंस्टाग्राम है और बहुत सारी डेटिंग ऐप्स हैं। तो कोई भी 2 यंग लोग मिलते हैं और उनके बीच में फिर वो घूमते फिरते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, इवन फिजिकल होते हैं, अपनी मर्ज़ी से सब लोग होते हैं। मतलब 90% 70% केसेस में ऐसा होता है। फिर वो किसी भी तरीके से जो भी XYZ रीज़न रहा, उनका ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप होने के बाद ये आजकल बहुत कॉमन है, हमारे पास भी आते हैं कि लड़कियां बोलती हैं कि सर उसने मुझे ऐसा करके मेरे शादी का वादा किया था और मुझसे शादी नहीं कर रहा है, मुझे छोड़ रहा है, मेरे साथ फिजिकल हो गया। और उसके बाद उनके ऊपर जो सेक्शन 69 है हमारा, कि शादी का वादा करके आप उनके साथ फिजिकल होते हैं फिर शादी नहीं करते हैं, उसमें रेप के चार्जेस लगते हैं। और रेप के चार्जेस लगते हैं, और बहुत यंग लड़के जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जो आज की डेट में जेल के अंदर हैं और बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो उसमें फेक केसेस भी हैं, जेन्युइन केस, बहुत जेन्युइन केसेस भी ऐसे हैं। कुछ लड़के भी ऐसे हैं जो सिर्फ जो लड़कियों के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं बट चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी हैं। और कुछ अच्छे लोग भी हैं, किसी वजह से होगी मिसअंडरस्टैंडिंग और रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाया, तो लड़कियों ने रेप का केस लगा दिया। तो ये बहुत कॉमन है, इवन आज के दौर में तो ये बहुत कॉमन है। तो मैं लड़कों से स्पेशली यही बोलूँगा कि वो थोड़ा, क्योंकि ये कानून सर थोड़ा जो है, ये कानून लड़कियों को फेवर करता है थोड़ा, जो इसका ड्रॉबैक है वो लड़कियों को फेवर करता है। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा, जो भी यंग जनरेशन मेरी, कंट्रोल रखें थोड़ा, वो थोड़ा कंट्रोल रखें। अगर आप किसी का रिलेशनशिप में हैं या आते हैं, तो पहले तो उससे शादी का वादा आप नहीं करिए कि मैं शादी करूंगा, या आप उसकी जो भी चीज़ें हैं इज्जत के साथ आप खिलवाड़ नहीं करें। अगर आपसे चीज़ें नहीं हो रही हो तो आप बैठ के समझा के आप अलग हो जाएं। और उसके बाद नहीं होता, या तो अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो उसको कोशिश करें कि आप आगे तक लेकर जाएं, और अगर नहीं जा पाते हैं तो ऐसे रिलेशनशिप में आ ही ना। तो बहुत सोच समझ के सोशल मीडिया का यूज़ करें, क्योंकि जब एक बार केस हो जाता है तो फिर अच्छे लड़कों की, कॉलेज गोइंग जॉब वाले लड़कों की मैंने खुद से ज़िंदगी ख़राब होते देखी है, जो जेल में हैं, जो निकल नहीं सकते, जो निकल नहीं पा रहे हैं, जो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं करा। क्योंकि आजकल लोग, बहुत ईजी है सर एक सोशल मीडिया पे रात में या लेटे हुए मैसेज करना कि आई लव यू और मैं तुम्हें सर अपनी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहता हूँ, वो आप इमोशंस में आगे कह देते हैं। नेक्स्ट डे फिर कुछ हुआ तो वो सारी चीज़ें आपकी डिजिटल प्रूफ बनती जाती है, और वो सब कोर्ट में जब प्रेजेंट होती है तो वो सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट आ जाती हैं। तो सबसे यही है कि अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो या तो आएँ तो उसको पूरा करें, या तो फिर आए ही नहीं। और आजकल तो एक और बहुत प्रॉब्लम हो गई है सर, जो पर्सनली मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, कि ये पॉक्सो एक्ट है, आपने सुना होगा, बहुत ये वन ऑफ दी टफेस्ट और वन ऑफ दी डेंजरस एक्ट है किसी लड़के के ऊपर या किसी भी के ऊपर लगना। इसमें 18 साल से कम बच्चियों के साथ, हमारी जो बेटियां हैं उनके साथ कुछ भी गलत चीज़ें कर दिया,
या इवन आपने मैसेज भी कर दिया सोशल मीडिया पे या कहीं भी, तो आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाता है। या और मतलब सिर्फ मैसेज करा तो उसमें पॉक्सो की भी अलग अलग अंदर धाराएं, बट पॉक्सो लगना इज़ अ वेरी रियली डेंजरस फॉर एनी पर्सन। तो क्या होता है आजकल यंग लड़के सब बेसिकली मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो वो इंस्टाग्राम पे लोग मिलते हैं और मिलने के बाद लोगों में रिलेशनशिप हुआ, और अभी तो एज तक कोई एज तो पूछता नहीं है, लोगों ने कुछ भी कर लिया और उसके बाद अगर माँ बाप ने शिकायत कर दी, पॉक्सो लग गया। और मैंने देखा है सर 18 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे जो दिल्ली में तिहाड़ में हैं, अच्छे घर के लड़के, पढ़ने लिखने आए बच्चे, वो 18 साल से कम बच्ची के उसमें लड़कियों के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए और आज जेल में हैं। और मुझे नहीं लगता है वो भी जल्दी बाहर भी आएंगे, क्योंकि ज़मानत होना से बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ जो भी ऐसे यंग बच्चे हैं या यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं सुन रहे हो, तो वो चीज़ों को अवॉइड करें और बहुत सोच समझ के कुछ भी चीज़ें करें। क्योंकि तो आपका सर मानना ये भी है कि कुछ लड़कियां इस तरीके की चीज़ें जानबूझकर प्लान करती, जानबूझ के प्लान करके सर देखिए, प्लान करके तो बहुत कम परसेंटेज है जो स्कैमर्स हैं वो प्लान करके करते हैं। कि मैं बहुत सारे लोग ऐसे केसेस आए, लोग पकड़े भी गए, जो लड़कियां सोशल मीडिया पे आती हैं या बहुत सारी आपकी डेटिंग ऐप्स हैं उस पर आती हैं, किसी लड़के के साथ मिला, उन्होंने उसको आजकल ईजिली होटल्स अवेलेबल हैं, वहाँ गए, फिजिकल हुए, और जैसे वहाँ बाहर आती लड़कियाँ ब्लैकमेल करना शुरू कर दी कि मुझे इतने पैसे दो, इतनी चीज़ें करो, तो नहीं तो मैं तुम्हारे पर ये केस लगा दूंगी, रेप का चार्जेस और ये लगा दूंगी। तो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो ये बहुत कॉमन है, मतलब कॉमन तो नहीं कह सकते, बट ये चीज़ें एग्जिस्टेंस करती हैं उसमें। तो वो फेक केसेस में भी आते हैं कि वो फेक है, पर वो सब लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं कि लड़कियों को पता है आजकल सोशल मीडिया के थ्रू या अवेयरनेस इतनी है, हमारे ऐसे वकील अवेयरनेस फैला रहे हैं रील्स बना के या उस पर आकर, तो लड़कियों को मालूम है तो उनको कि वो क्या करते हैं, ब्रेकअप भी हो गया, वो तो मजाक में सर जाके कि मुझसे मेरे साथ रहो, बात करो, उन्होंने बस मजाक में जाके एप्लीकेशन दे दी पुलिस में कि ऐसा रहा। उसके बाद सर जो शुरू होते हैं चार्जेस, बहुत गंभीर धाराओं में केसेस होते हैं, जो परिवार के लिए भी एक बहुत मुश्किल समय होता है, क्योंकि आपको सर फाइनेंशियली बहुत आपके ऊपर ये भारी पड़ता है, और सर उसमें फिर जेल से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फिर जब अगर आप एक रेप के एक्यूज़ हैं, आप बाहर आ रहे हैं ज़मानत पे भी, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलती है, समाज आपको सिर्फ एक्यूज़ हैं, आप ये प्रूफ नहीं हुआ है कि आपने ऐसा ही करा, क्योंकि जब तक कोर्ट फैसला नहीं देती तो आप एक्यूज़ ही हैं। सिर्फ आरोप लगने पे ही आपको समाज बहुत गलत नज़र से देखता है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, तो ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है सर। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना, तो बड़ा यंग जनरेशन को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये सबसे ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। लाइक आपने सर ये भी सुना होगा, फेसबुक पर भी काफ़ी फ्रॉड लड़कियां वीडियो कॉल्स के जरिए भी स्कैम चल रहा है, वीडियो कॉल्स के जरिए। हाँ, ये इवन हमारे पास लोग आते हैं जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने तो इसमें सर अच्छे लोगों ने खुद, मतलब समाज के अच्छे लोगों ने इवन सुसाइड भी कर लिया, सुसाइड अटेम्प्ट किया। सर वो डेटिंग ऐप से लड़कियां मिलती हैं और आपको वीडियो कॉल की करने को बोलेंगी। आप जैसे वीडियो कॉल करोगे, उधर से एक न्यूड लड़की होगी जो इनअप्रोप्रिएट उसमें होगी, कपड़ों में होगी, और आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर वो आपको ब्लैक, ये सर ये स्कैमिंग का सर एक पूरा एक ग्रुप है स्कैम करने वाला। फिर वो आपको सर ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे, इतने पैसे दो, नहीं तो मैं आपको शेयर, आपकी वीडियो मेरे भी कुछ जानकार हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। हाँ सर, ये बहुत कॉमन ये चीज़ें चल रही हैं, और डर से लोग सामने नहीं आते हैं, वो पैसे देते जाते हैं, जब उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, वो फिर ज़्यादा पैसे के लिए उसकी वीडियो को फिर वो वायरल करते हैं। अब कोई अगर लेस से कोई 40 साल का या 50 साल का आदमी है, उसके ऊपर ऐसे आरोप लग गए, तो वो सोचता है कि मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा, जबकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, उसको बस एक वीडियो कॉल है और उसने वीडियो कॉल उठा ली। उसकी गलती ये है कि तो आप ऐसे अनजान लोगों से बात ना करें, जिसको आप जानते नहीं हैं, उनकी वीडियो कॉल्स तो बिल्कुल भी ना उठाएं, तो तभी आप बच सकते हैं इन चीज़ों से। क्योंकि इस डिजिटल एज में सर चीज़ों से बचना, रोज़ स्कैमर्स नए तरीके ढूंढ रहे हैं स्कैम करने के, तो उससे बचना, खुद आप जब तक अवेयर नहीं होंगे, खुद आप सावधानी नहीं बरतेंगे, तो आप तब तक आप अवेयर, आपको कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस, कोई भी वकील आपको बचाने, मतलब एक हद तक ही बचा सकता है सर, उसके बाद तो आपको खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसी कॉल से बचें। ऐसे स्कैमर को पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल सर उनको, क्योंकि सर वो फेक फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं, फेक लोकेशन यूज़ करते हैं। आजकल तो सर AI का ज़माना है, तो जो उधर फेक जो फोटोज़ होते हैं या वीडियोज़ होते हैं, वो भी सर फेक होते हैं, वो उस तरीके को एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो पकड़ना भी सर हमारी साइबर टीम के लिए या पुलिस के लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। और वो पर डे सर इतने केसेस आ रहे हैं
कि उनको पकड़ना भी एक नामुमकिन सा ही वो है। सर तो राफत सर, ये देखा है मैंने अक्सर सोशल मीडिया पर लोग किसी भी सम्मानीय व्यक्ति के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, फेसबुक लाइव आते हैं या वीडियो बना के डालते हैं, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उसके बारे में गलत सलत बोलते हैं, मतलब एक तरीके से डीफेम करते हैं लोगों को। तो क्या अधिकार है हमारे कानून में कि किसी को भी डीफेम करा जा सकता है, या इस डीफेम के ऊपर कौन सी धाराएं हैं, कितनी सज़ा है, क्या है सर, इसके बारे में बताइए। देखिए, किसी को भी किसी अधिकार नहीं इस देश में कि वो आपको या किसी भी व्यक्ति को डिफेम करे या उसके बारे में ऐसी बातें कहे जो का एग्जिस्ट नहीं करती हैं, चाहे उसकी कास्ट को लेके, चाहे उसके धर्म को लेके, चाहे उसकी जात को या उसके प्लेस ऑफ रीजन को लेके, या किसी भी तरीके का भेदभाव करे या उसको डिफेम करे, उसके बारे में उल्टा सीधा लिख रहा है या बोल रहा है या कर रहा है। तो इसमें हमारे देश का कानून है जिसमें से BNS की सेक्शन 356 357 इम्पोज होते हैं, उसमें 2 साल तक की सज़ा और काफ़ी भारी जुर्माना है जो कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या, क्योंकि डिफेमेशन से आपको बिजनेस लॉस भी हो सकता है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उसको आपने डिफेम करा तो लोग उसकी ट्रस्ट खत्म होती है, तो उसके लिए उसको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है और उसके लिए जेल भी 2 साल तक जाना पड़ सकता है। तो कोई भी डिफेम करता है या कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वो किसी को या तो फिर ना करे या तो फिर अपने रिस्क पे करे, और अगर कोई भी उसके अगेंस्ट कंप्लेन करेगा या जिसने जो भी डिफेमेशन, किसी की भी डिफेमेशन हमने की कंप्लेन करेगा तो उस व्यक्ति को 2 साल तक के लिए जेल जाना पड़ेगा। तो सर ने बहुत शानदार जवाब दिया है। जो भी लोग एक दूसरे का किसी भी तरीके से उसके चरित्र को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, बिजनेस को लॉस को लेकर अगर इस तरीके की हरकतें करते हैं सोशल मीडिया पर, तो ध्यान रखिए 2 साल तक की सज़ा और बहुत भारी जुर्माना हो सकता है। सर राफत सर, कुछ क्वेश्चंस और मैं ले लेता हूं, फिर आगे हम अपने दर्शकों से ये पूछेंगे कि आप सर से क्या क्या जानना चाहते हैं। अगली पॉडकास्ट को भी हम जल्दी शूट करेंगे और जो भी हमारे दर्शक आपसे क्वेश्चन करेंगे कमेंट सेक्शन में वो, हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी आपके मैसेजेस आएंगे, सर का इंस्टाग्राम पर जो पेज है, हम अपने इंस्टाग्राम पेज के साथ कोलैबोरेशन करके इस रील्स को डालेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे हम कोशिश करेंगे उन सबका जवाब देने की। तो सर एक बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के ना अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, लाइक बैटिंग ऐप चल रही हैं, गेमिंग ऐप चल रही हैं, क्रिप्टो के बेस पर बहुत सारे ऐसे लोग जिनको नॉलेज कम है उन लोगों के अकाउंट को यूज़ करते हैं ऐसे मास्टरमाइंड लोग, और उनके अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं। और फ्रीज़ होने के ना ही सिर्फ फ्रीज़ होते बल्कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी उन्हीं लोगों के खिलाफ होती है। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आप? सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहली बात तो मैं आपको इसके लिए बोलना चाहूँगा कि आज ये बहुत हॉटेस्ट टॉपिक है और बहुत सारे इसके केसेस आ रहे हैं हमारे पास, हमारी टीम के पास, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन आते हैं कि सर हमारा अकाउंट फ्रीज़ हो गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके स्टूडेंट तक के लोग अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं, और साइबर सेल, जितनी भी स्टेट की साइबर सेल है अपनी, वो बहुत एक्टिव है। सर रीज़न इसके पीछे ये है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना सर, लोग आते हैं किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी नीडी पर्सन को लालच देते हैं कि तुम अपना सेविंग अकाउंट या अपना बैंक अकाउंट मुझे दे दो और उसमें कुछ पैसे आएंगे और मैं तुम्हें उसके 10% 5% कमीशन दूंगा, या फिर आपको मैं मंथली 10,000 20,000 जो भी पैसे दूंगा। तो लोग आजकल अब थोड़ी सी लालच में, क्योंकि अकाउंट खुलना बहुत ईजी है आजकल, से डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो लोग ऑनलाइन ही अकाउंट खोल लेते हैं, ये बहुत ईजी हो गया। तो लोग अकाउंट खोलते हैं और अपने अकाउंट किसी को भी हैंड ओवर कर देते हैं। उसके बाद सर उसमें क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो ट्रेडिंग के नाम पे स्कैम्स हो रहे हैं, वो स्कैम के पैसे उनके अकाउंट में डाले जाते हैं, उसके बाद वो पैसे निकाले जाते हैं और वो कुछ कमीशन देने के बाद, या फिर बेटिंग ऐप्स हैं और ऐसा कर, उसके बाद सर वो तो पैसा लेके चला जाता है, पर जिसने अपने अकाउंट दिया था किसी नासमझी में या थोड़े से पैसे की लालच में, उसको सर 1 महीने बाद 2 महीने बाद साइबर क्राइम की नोटिस आती है, जो आना तय है, जो आपके पास आएगी चाहे आपकी, और साइबर क्राइम की नोटिस आती है। बहुत मुश्किलें आपके लिए बढ़ जाएंगी क्योंकि वो केसेस ऐसे होते हैं कि आपके पैसे, आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपको साइबर क्राइम की नोटिस आ गई तमिलनाडु से, केरला से, फिर आपको जाना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा, कभी बहुत सारे केसेस में पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। तो मैं सबसे यही बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे यंग लोग होंगे जो ये रील देखेंगे भी, मैं उनसे ये बोलूँगा कि आपसे कोई भी व्यक्ति आता है, कितनी पैसे की लालच देता है, आप उसको अपना अकाउंट या कोई भी पर्सनल चीज़ें बिल्कुल भी हैंड ओवर ना करें, स्पेशली अपना सेविंग अकाउंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा
आज की डेट में, क्योंकि यूथ हमारे बहुत सारे जॉबलेस हैं, तो उनको छोटे पैसों के लालच में दिया जाता है। तो बस इससे मैं बोलूँगा बचना, आप उसको साफ मना कर दो, वो कुछ भी करे, क्योंकि अल्टीमेटली जिसका अकाउंट है, जो ओनर है, कितना बड़ा भी स्कैम होगा वो झेलेगा वो सर। उसको भागदौड़ करनी पड़ेगी, वकील, पुलिस, ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर, और फिर उसके पास बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, फिर जेल में रहना पड़ेगा। कोई बचाव नहीं है सर उसमें। जेल भी जा सकते हैं सर, बिल्कुल जेल जाएंगे अगर क्योंकि अगर स्कैम हो रहे हैं बहुत, और उनको तो पता नहीं पैसे कहाँ से आए, किसने भेज दिए, उनको तो मालूम नहीं है, क्योंकि उनको तो कमीशन मिल रहा है, उनको कमीशन मिल रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो हमारे आपके जैसे लोगों को आजकल लोग स्कैम करके, जैसे अभी आपने बात करी थी कि वो वीडियो कॉल पे स्कैम हो रहे हैं, तो उसके पैसे उनके अकाउंट में मान ले डाल दिए गए। वो तो कोई एक्सेस नहीं करते हैं जिसने वीडियो कॉल करी। आप ट्रेसेबल हो क्योंकि आपकी केवाईसी हो रखी है, तो आपके पास पुलिस आएगी, आपको घर से उठा के लेके चली जाएगी, फिर आप जवाब देते रहना कि मैंने उन भैया के कहने पे ये दिया था, वो दिया था, क्योंकि वो भी निकल जाएंगे। तो ये बहुत दिक्कत है, और ये बहुत कॉमन कंसर्न है आज की डेट में, जो हमारे हेल्पलाइन पे बहुत, स्पेशली ये फ़ोन डेली सर हज़ारों फ़ोन ऐसे हमारे, जो मैंने हेल्पलाइन हमारी ऑफिस की, तो उस पर आते रहते हैं सर। और ये मैं देखता हूँ तो अपने